नमस्कार, क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं लोकेंद्र और मेरे साथ आज कैमरे पे हैं आसिम। काफ़ी दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। उसकी वजह भी यह है कि कोरोना की वजह से काफ़ी हमारे जो कुलीग हैं उनके घर में भी कुछ परेशानियां हुई हैं। तो एक मैन पावर जो है उसका क्रंच आ गया है। तो इसी वजह से काफ़ी दिन बाद हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं और कोशिश करेंगे कि आगे जैसे आज से हम लोगों ने शुरुआत करी है तो आगे भी ये जो हम लोगों का जो सिलसिला है वो टूटे नहीं बल्कि वो बदस्तूर जारी रहे। तो आज की जो वारदात है साल 2018 की वारदात है और हमारे कई सारे व्यूअर्स हैं जो उड़ीसा से हैं और उनकी हमेशा शिकायत रहती है कि आप उड़ीसा की कोई कहानी नहीं सुनाते। तो ये जो कहानी है आज की वो उड़ीसा की है और साल 2018 फरवरी की ये बात है। उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट है बलंगीर। उसको बलंगीर भी, जैसे मैंने कई बार उसको थोड़ा गूगल भी किया तो हिंदी में उसे बलंगीर लिखा हुआ था, इंग्लिश में बलंगीर लिखा हुआ था, तो मैं इसे बलंगीर ही बोल रहा हूँ। तो बलंगीर जो डिस्ट्रिक्ट है उसी में एक नॉन डिस्क्रिप्ट टाइप का या बहुत ही छोटा सा एक कस्बा है जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, पटनागढ़। पटनागढ़ कस्बे में एक फैमिली रहती है, साहू परिवार। जो साहू परिवार हैं उसमें जो घर के मालिक हैं वो टीचर हैं, उनकी जो पत्नी है वो भी टीचर हैं, वो एक स्कूल में प्रिंसिपल है और घर में उनका एक बेटा है जिसका नाम सौम्य शेखर है। सौम्य शेखर जो है वो बेंगलोर के एक आईटी फर्म में आईटी इंजीनियर है और अभी उसने कोर्स किया था, चंडीगढ़ में रहा, उसके बाद फिर उसका जो है ट्रांसफ़र या कहा जाना चाहिए कि जो नई नौकरी थी वो बेंगलोर में हुई। 26 साल उम्र सौम्य शेखर की। तो घर वालों ने भी सोचा कि शादी कर देनी चाहिए और कस्बे की एक जो लड़की थी जिसका नाम रीमा था, 22 साल उसकी उम्र, उस परिवार को जानता था साहू परिवार। तो तय किया गया कि दोनों की शादी कर दी जाए। तो करीबन एक साल पहले दोनों की शादी तय कर दी गई, यानी 2017 में दोनों की शादी तय कर दी गई। और उसके बाद 18 फरवरी 2018 को पटनागढ़ में ही सौम्य शेखर और रीमा जो थी उन दोनों की शादी हो गई। पूरी फैमिली काफ़ी खुश थी, बिल्कुल माहौल बहुत अच्छा था और शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। दोनों फैमिली बहुत खुश थी, जो लड़का और लड़की थे उनको भी काफ़ी खुशी थी क्योंकि दोनों ने अपनी पसंद से शादी करी थी, दोनों ने रजामंदी दी थी, तभी घर वालों ने दोनों की शादी करवाई थी। तो बड़ा एक सेलिब्रेशंस चल रहे थे फैमिली के अंदर और इसी सेलिब्रेशन के में सब लोग घर में ही जमा थे। हालांकि जो सौम्य शेखर की मदर थी वो उन्होंने अपना स्कूल जो था वो ज्वाइन कर लिया था क्योंकि वो भैंसा नाम की एक जगह है वहाँ पे एक स्कूल है, उसकी वो प्रिंसिपल थी। तो उन्होंने शादी के बाद ये स्कूल ज्वाइन कर लिया। 23 फरवरी को दोपहर के करीब लंच टाइम के आसपास ये सौम्य शेखर, उसकी पत्नी रीमा और सौम्य शेखर की जो दादी थी वो घर में मौजूद थी और दोपहर का जो लंच था वो बनाने की तैयारी चल रही थी। तभी एक कुरियर वाला इनके पास पहुंचा और उसने बताया कि एक कुरियर जो है वो आया हुआ है। तो ठीक ठाक साइज़ का वो कुरियर था और जो भेजने वाले का पता था, वो नाम जो था वो SK शर्मा था और जो पता था वो रायपुर का था, यानी जो कुरियर था वो रायपुर से भेजा गया था। लेकिन सौम्य शेखर को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है SK शर्मा, जिसको मैं जानता नहीं हूँ और इन्होंने मेरे को कुरियर भेजा है और उसको रैप किया गया था। उसको देख के लग रहा था कि इसके अंदर कोई ना कोई गिफ्ट होनी चाहिए क्योंकि शादी को पाँच दिन ही हुए थे। तो सौम्य शेखर को लगा कि कोई ना कोई गिफ्ट होगा और किसी जानने वाले ने ये गिफ्ट भेजा होगा। तो उन्होंने कुरियर रिसीव किया सौम्य शेखर ने, और सौम्य शेखर ने कुरियर रिसीव करने के बाद वो उसको लेके अंदर किचन में आ गया क्योंकि वहीं पे उसकी वाइफ जो रीमा थी वो खाना बना रही थी। तो वो चाहता था कि उसी के सामने ये कुरियर खोला जाए। तो सौम्य शेखर उस कुरियर को हटाया, जो डब्बा था उसको खोला, ऊपर की पैकिंग वैकिंग हटा के। तो अंदर भी उसने देखा कि ये ग्रीन कलर का कागज़ था
उससे वो गिफ्ट जो थी वो बंधी हुई थी, और एक थ्रेड, एक रस्सी, महीन रस्सी बाहर की तरफ निकली हुई थी। तो उसको लगा कि ये शायद ये पैकिंग खोलने के लिए ये सब कुछ चल रहा था। तो इसी दौरान जो सोमेशेखर की जो दादी थी वो भी आ गई। हर किसी को लगता है कि देखें कि क्या गिफ्ट आया है, तो उत्सुकता वश वो भी पहुंच गई सोमेशेखर के पास, जहाँ पे उसने टेबल पे वो कुरियर जो था वो रखा हुआ था। यानी सोमेशेखर, उसकी पत्नी रीमा और जो दादी थी वो तीनों उस पैकेट के पास खड़े हुए थे। सोमेशेखर ने जो ग्रीन रैप किया हुआ जो पैकेट था, उसकी जो थ्रेड थी वो उसने जैसे ही खींची, एकदम धमाका हुआ, और उसके बाद सारी जो किचन थी, उसकी जो खिड़कियाँ थी वो सब उड़ गई। दीवार थी उसमें दरार पड़ गई, तमाम जो किचन के बर्तन थे वो उड़ गए, और पूरा फर्नीचर था जो किचन का वो नेस्तो नाबूद हो गया, टूट गया। धमाके की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि आसपास के पड़ोसी जो थे वो घर की ओर भागे, और उन्हें लगा कि शायद जो सिलेंडर है वो ब्लास्ट हुआ, या फिर कुकर जो है वो फट गया। तो सब लोग लेके घर की ओर भागे, और वहाँ पे जब घर में जाके उन्होंने देखा तो बड़ा ही मंज़र जो था, तस्वीरें जो थी वो बहुत ही ख़राब थी। सोमेशेखर बुरी तरीके से जला हुआ था, उसकी दादी जो थी वो भी बहुत बुरी तरीके से जली हुई थी, और जो रीमा थी उसको कम चोटें आई थी, लेकिन जो बर्न इंजरीज थी उसके भी काफ़ी सारी थी। तुरंत तीनों को ले जाया गया अस्पताल, और अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब वो लोग अस्पताल पहुंचे तो 90% बर्न इंजरीज सोमेशेखर और उसकी दादी के थी। तो डॉक्टर्स जो थे उन्होंने काफ़ी रिट्रीव करने की कोशिश करी, लेकिन पटनागढ़ नाम का ये छोटा सा कस्बा, उस हिसाब से वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी नहीं थी कि उस तरीके की मॉडर्न आईसीयू होगी, बिल्कुल जो मेडिकल सर्विसेज हैं बहुत अच्छी हों या बहुत ही आधुनिक हों। तो उनको ये लोग डॉक्टर्स जो थे वो रिट्रीव नहीं कर पाए, और दोनों की मौत हो गई। जो उसकी बीवी थी रीमा, वो उसको बर्न इंजरीज कम आई थी, तो उसको इलाज वगैरह मिला तो वो सही हो गई। अब लेकिन बात ये थी कि आखिर ये पार्सल बम किसने भेजा और क्यों भेजा, और सोमेशेखर की ऐसी क्या दुश्मनी हो सकती है किसी से कि कोई पार्सल बम भेजेगा। तो पहले तो सोमेशेखर के जितने भी मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप थे और सोशल मीडिया के जितने भी अकाउंट थे वो पुलिस ने अपने कब्ज़े में लिए, और उनको बाकायदा जो है छानना शुरू किया। काफ़ी छाना, लेकिन सोमेशेखर के अकाउंट से या उसके लैपटॉप से या उसके मोबाइल फ़ोन से कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली कि उसका किसी और से अफेयर चल रहा था। अब मौत सोमेशेखर की हुई थी, शादी को 5 दिन हुए थे, तो एक तरफ पुलिस का शक इस तरफ भी जा रहा था कि कहीं जो पत्नी रीमा है उसका कोई आशिक तो नहीं है जिसने इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया है। रीमा के घर वालों से पूछताछ हुई तो रीमा के घर वालों ने बताया कि ये हमारी जो लड़की है शुरुआत से ही इसी पटनागढ़ में पढ़ी है, लिखी है, और उड़िया में इसने एमए किया था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने साहू परिवार जो हमको अच्छा दिखा, उनका जो लड़का था सोमेशेखर, उससे हमने शादी कर दी। इस बीच हमें याद नहीं है कि कभी भी कोई लड़का जो है वो परेशान करता हो हमारी बेटी रीमा को, या फिर कोई और चीज़ हो। रीमा से भी पूछताछ की, रीमा के भी तमाम जो मोबाइल फ़ोन थे उसको खंगाला गया, लैपटॉप था उसको खंगाला गया, सोशल अकाउंट थे उसको भी खंगाला गया। माँ बाप ने केवल एक बात बताई थी कि 6 साल पहले रीमा का किसी क्लासमेट से झगड़ा हुआ था, और उस दौरान उन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत करी थी इसकी, कह रहे इसको छोड़ के हमें याद नहीं आ रहा कि हमारी अब कभी भी किसी से लड़ाई हो, किसी से झगड़ा हुआ हो। रीमा के पिता वहीं पे एक जो बाज़ार था पटनागढ़ का, वहीं पे दुकान ये चलाते थे, और सीधे साधे लोग थे, कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी, और मिडिल क्लास फैमिली थी, अपना ज़्यादा किसी से मतलब नहीं और अपना। तो कुल मिला के पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन हो सकता है जो सोमेशेखर का कत्ल करेगा, और वो भी इस तरीके से कि एक पार्सल बम भेजेगा और पार्सल बम भेजने के बाद इस तरीके से वारदात को अंजाम देगा। अब क्योंकि रीमा की साइड से, रीमा के परिवार से पूछताछ हो चुकी थी, सोमेशेखर के जितने भी अकाउंट्स थे उनको खंगाला जा चुका था, लेकिन पुलिस को कोई लीड ही नहीं मिल पा रही थी। पुलिस ने अब माँ बाप जो थे उनसे पूछना शुरू किया सोमेशेखर के,
तो सौम्या शेखर के जो माँ बाप थे, उन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसके सौम्या शेखर के जो पिता थे रविंद्र कुमार साहू, वो टीचर थे और जूलॉजी पढ़ाया करते थे। और उनकी जो माँ थी वो एक गवर्नमेंट स्कूल था भैंसा में, ज्योति विकास जूनियर कॉलेज, उसमें एज अ प्रिंसिपल ये काम किया करती थी। तो उनसे भी पूछताछ की गई और उनसे पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि किसी पे शक है आपको कि कोई आपके बेटे से ऐसे बदला ले सकता है, या आपकी कोई पुरानी रंजिश हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी विवाद तो नहीं है क्योंकि आपका बेटा अकेला था, तो आपके जो भी रिश्तेदार हैं उनकी कोई ऐसी साजिश हो। तो माँ बाप ने काफ़ी सोचा और उन्होंने बताया कि नहीं, हमारा किसी से ऐसा विवाद नहीं है, और हमारे जो रिश्तेदार हैं उनसे भी हम लोगों के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो हमारी कभी किसी से लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीज़ें हुई नहीं है। अब यही सारी चीज़ें थी। पुलिस ने तमाम जितने भी लोग थे, 100 से ज़्यादा लोग थे, उनसे पूछताछ की गई कि कोई लीड मिल जाए। इसमें सौम्य शेखर के कई सारे दोस्त शामिल थे और रीमा के कई सारे जो दोस्त थे वो शामिल थे। ये वारदात हुई थी 23 फरवरी को, करीबन 1.5 महीने का वक्त बीत चुका था और लीड के नाम पे पुलिस को कुछ मिल नहीं रहा था। पुलिस ने और परिवार से पूछताछ करी तो उसकी जो सौम्य शेखर की माँ थी उनसे पूछा गया कि आपकी कब से यहाँ पे पोस्टिंग है और क्या कब से आप प्रिंसिपल बने हो। तो उन्होंने बताया कि मैं अभी कुछ दिन, करीबन साल भर से मैं यहाँ की प्रिंसिपल रही हूँ, और इसके पहले एक और शख्स था जो प्रिंसिपल था जिसका नाम था पुंजीलाल मेहर। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे प्रिंसिपल बनने से जो पुंजीलाल मेहर है ये बहुत खुश नहीं था। और मैं ये तो नहीं कह सकती कि इस वारदात के पीछे पुंजीलाल मेहर का हाथ है, लेकिन आप एक बार इस मामले में इन्वेस्टिगेट कर सकते हो कि शायद आपको कोई लीड मिल जाए। अब पुलिस ने उस एंगल से प्रोफेशनल राइवलरी जो है, दुश्मनी जो है, उस एंगल से इस मामले की तफ्तीश करनी शुरू करी। पुलिस ने देखा कि जिस दिन 18 फरवरी या 23 फरवरी या उसके बीच में पुंजीलाल की लोकेशन कहाँ थी, तो देखा कि वो रोज़ कॉलेज अटेंड कर रहा था। यानी 23 फरवरी जो थी उस पर भी वो कॉलेज अटेंड कर रहा था, और उसके पहले भी तमाम जितने भी दिन थे वो उसने सारे दिन अपने जो कॉलेज था वो अटेंड किया था, और उसकी जो प्रेजेंट थी वो रजिस्टर्ड में मार्क थी। लेकिन पुलिस को लग रहा था कि शायद कुछ हाथ लग सकता है, तो पुलिस ने तफ्तीश करनी शुरू करी। आसपास के जो स्टाफ था, सौम्य शेखर की माँ के कॉलेज का जो स्टाफ था उनसे भी पूछताछ करी, और ये जो पुंजीलाल था इससे भी पूछताछ करी। ये सब कुछ चल रहा था कि अचानक पुलिस को एक लेटर मिला, एक अज्ञात लेटर किसी ने भेजा, और उसमें उसने बताया कि जो सौम्या शेखर की हत्या हुई है वो रायपुर के एक मुस्लिम फैमिली ने करी है, और उसके पीछे की वजह ये बताई कि सौम्या शेखर का जो अफेयर था वो इस मुस्लिम फैमिली की लड़की से चल रहा था, और सौम्या शेखर ने उससे अफेयर करने के बाद और उसको फिज़िकली क्या उसको बोला जाएगा कि एक्सप्लॉइट करने के बाद उसको छोड़ दिया, जिसकी वजह से ये जो कत्ल हुआ है, जो पार्सल बम भेजा गया है, इसकी वजह यही है। और ये लीड है आपके लिए, ये एनोनिमस लेटर था और पुलिस को बोला गया कि आपके लिए लीड है, आप उस मुस्लिम फैमिली के पास जाइए और उनसे आप तफ्तीश करिए, तो शायद ये पूरा जो केस है, जो अनसॉल्व केस है, वो खुल जाएगा। पुलिस को लगा कि अच्छी लीड है, एक बार जाके पता करना चाहिए कि शायद इस केस का वास्ता पार्सल बम जो भेजा गया था उसका वास्ता, क्योंकि पार्सल बम जो था वो रायपुर से आया था, और जो लेटर लिखा गया था उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि ये जो लेटर लिखा गया है, जो अफेयर था वो रायपुर की एक मुस्लिम लड़की से था, जिसकी वजह से एक कत्ल हुआ। लेकिन पुलिस को एक चीज़ बड़ी उसमें दिलचस्प नज़र आ रही थी, जो लेटर भेजा गया था। वो जो लेटर लिखा गया था, एक तो पहली बात वो इंग्लिश में लिखा गया था लेटर, और इतनी अच्छी तरीके से लिखा गया था, उसके हर वर्ड्स, इवन ग्रामर जो थी वो, और जो शब्दों का चयन था वो बहुत ही अच्छा था। तो पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना
ज़हीन या इतना जानकार बंदा कौन है जो इस तरीके का लेटर लिखेगा। पुलिस ने अब खोजना शुरू किया कि ऐसा कौन है जो इस तरीके का लेटर लिख सकता है, और पूरी डिस्ट्रिक्ट जो थी बलंगीर, उसके तमाम जो कॉलेजेस थे उनमें पता किया गया कि इंग्लिश का सबसे बढ़िया जो प्रोफेसर है या टीचर है वो कौन है। तो तमाम पुलिस ने जब अपना खोजबीन करनी शुरू करी, तो जो पुलिस की खोज थी वो एक जगह पे आके रुकी, और ये जगह थी भैंसा का जो ज्योति विकास जूनियर कॉलेज। और यही वो कॉलेज था जहाँ पे सौम्या शेखर की माँ एज अ प्रिंसिपल काम करती थी, और यही वो कॉलेज था जहाँ पे पुंजीलाल महर एज अ इंग्लिश टीचर काम किया करता था। तो जब उसी कॉलेज के स्टाफ से जो लेटर आया था उसको पढ़वाया गया, और कई सारे जो स्टाफ था उन्होंने बोला कि इस तरीके का इंग्लिश जो है वो पुंजीलाल महर के अलावा कोई लिख ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत अच्छा इंटेलेक्चुअल कोई इंग्लिश में कोई हम पूरे डिस्ट्रिक्ट में है तो वो यही पुंजीलाल महर है, इसके अलावा कोई नहीं है। अब पुलिस के पास एक ग्राउंड था पुंजीलाल महर से पूछताछ करने के लिए। पुलिस ने बुलाया पुंजीलाल महर को और उससे पूछताछ करनी शुरू करी, क्योंकि वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल था नहीं, और कभी इस तरीके से भी पूछताछ के लिए पुलिस के पास नहीं गया। तो ज़्यादा देर नहीं लगी, करीबन 4-5 जो सवाल थे उसी में पुलिस ने जो पुंजीलाल महर है उसको तोड़ दिया। और पुंजीलाल महर जो एज अ इंग्लिश टीचर काम करता था उस कॉलेज के अंदर, जिसमें सौम्या शेखर की माँ प्रिंसिपल थी, उसने कबूल किया कि ये जो पार्सल बम था वो मैंने भेजा था। अब हर जो जुर्म होता है उसके पीछे कोई ना कोई मोटिव तो होता ही है, यहाँ पे भी मोटिव था। और उस मोटिव के बारे में उसने बताया कि सौम्य शेखर की माँ के आने से पहले वही इस कॉलेज का प्रिंसिपल था, लेकिन जब सौम्य शेखर की माँ का ट्रांसफ़र यहाँ पे हुआ तो उसको प्रिंसिपलशिप से हटा दिया गया, और उसको लगता था कि ये सौम्य शेखर की माँ ने जानबूझ कर करवाया कि मुझे प्रिंसिपल की पोस्ट से हटवाया है। दूसरी बात यह कि जब उसको प्रिंसिपल की पोस्ट से हटा दिया गया तो उसका जो लोग थे वो बहुत मजाक बनाते थे कि तुम इतने दिन से प्रिंसिपल थे, तुम कुछ कर नहीं पाए और तुम्हें तो लात मार के यहाँ से हटा दिया गया, और ये जो महिला है ये पूरे कॉलेज की प्रिंसिपल बन गई है। तो ये सारी चीज़ें पुंजीलाल के दिमाग में बड़ा असर डाल रही थी, और उसने तय किया कि मैं बदला लूँगा, और उसने फिर प्लान करना शुरू किया। प्लान करने के लिए उसने तमाम जो किताबें थी उनको मंगाया गया, और ये जो किताबें थी वो ऑनलाइन मंगाई गई। लेकिन ऑनलाइन मंगाने के लिए भी उसने इस तरीके का रास्ता चुना कि उसकी ट्रेल बिल्कुल ना रहे, ना मनी ट्रेल रहे, ना उसके मोबाइल फ़ोन की ट्रेल रहे, ना उसके अकाउंट की ट्रेल रहे, किसी भी तरीके की ट्रेल नहीं होनी चाहिए। तो उस तरीके से उसने फर्जी अकाउंट्स खोले, जो सिम कार्ड या जो मोबाइल था वो अलग इस्तेमाल किया, जो पैसा देने के लिए वो मनी ट्रेल जो था उसके लिए भी उसने इंतज़ाम किया, ताकि कहीं पे भी उसका किसी तरीके से नाम ना आए। तो तमाम उसने किताबें पढ़ी, इस तरीके की किताबें कि क्राइम आप करो तो आप कैसे बच सकते हो और आपको कोई ट्रेस ना कर सके। तो तमाम ऑथर्स की उसने किताबें पढ़ी, और इसके अलावा उसने हॉलीवुड और बॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ जो थी वो देखी, और वो भी इसी तरीके की मूवीज़ थी कि आप क्राइम करके कैसे बच सकते हो। वो इसी हिसाब से उसने पूरा प्लान तैयार किया, और उसको सबसे बेस्ट लगा कि वो एक पार्सल बम तैयार करता है, और पार्सल बम तैयार करने के बाद वो उसको भेजेगा। तो उसने ऐसा ही किया पुंजीलाल ने। इसने दिवाली जो थी 2017 की, उसमें काफ़ी सारे जो पटाखे थे वो उसने ख़रीदे, और उन पटाखों को ख़रीदने के बाद उनका जितना भी बारूद था वो इकट्ठा किया, और फाइनल पार्सल बम बनाने से पहले उसने कई बार जो बलंगीर के आसपास का जो जंगली इलाका है वहाँ पे जाके एक्सपेरिमेंट किया। और जब उसको भरोसा हो गया कि मैं ये जो बम है इसको बना सकता हूँ और एग्जीक्यूट कर सकता हूँ अपने पूरे प्लान को, तब पुंजीलाल ने तय किया कि मैं अब ये जो
अपना जो भी प्लानिंग है इसको एग्जीक्यूट करूँगा। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसने पार्सल बम तैयार किया। पार्सल बम तैयार करने के बाद ये वहाँ से रायपुर गया, और रायपुर में भी रायपुर जब गया तो इसने टिकट जो थी ट्रेन की वो नहीं ली थी, ताकि क्योंकि जो टिकट काउंटर था उस पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, तो इसको लगा कि कहीं मैं सीसीटीवी कैमरे की जद में ना आ जाऊं, तो इसने एक छोटे स्टेशन से तो ट्रेन बोर्ड करी, और इसके अलावा जो टिकट थी वो भी नहीं ली, और बिना टिकट के इसने रायपुर तक की यात्रा करी। वहाँ पे भी पहुँच के अब रायपुर आप जानती हैं कि अब एक बड़ा शहर बन चुका है, काफ़ी बड़ा राजधानी है छत्तीसगढ़ की। तो पहले तरीके से नहीं था। जब मुझे याद आया कि जब रायपुर मध्य प्रदेश से अलग हुआ था तब मैं गया था, तब काफ़ी छोटा सा शहर था, इतना छोटा भी नहीं लेकिन छोटा था। लेकिन अब रायपुर काफ़ी बड़ा हो चुका है, और वहाँ पे तमाम तरीके की जो उबर ओला इस तरीके की जो टैक्सीज़ जो है, पेड जो टैक्सीज़ होती हैं वो चलती हैं। लेकिन ये जो पुंजीलाल था ये चाहता ही नहीं था कि किसी भी तरीके की जो ट्रेल है वो उस तक पहुँचे। तो इसने रिक्शा किया, जो वो वाला रिक्शा होता है जो आदमी चलाता है उस तरीके का रिक्शा किया, और उसमें बैठ के ये ऐसी कुरियर की दुकानों पे गया जहाँ पे इसने पहले तो जाके रेकी करी, और उसमें से एक कुरियर की जो दुकान थी वो मिली जिस पे कोई भी सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ नहीं था। तो इसको मन माफिक दुकान मिल गई, और वहाँ पे इसने जब कुरियर करने गया तो इसने अपने मुंह को पे भी रुमाल बांध लिया था, ताकि अगर बाई चांस वो ट्रेस भी हो जाता है कि कुरियर कहाँ से भेजा गया था, तो कम से कम जो भी बंदा जो बुक कर रहा है इस कुरियर को वो ना बता पाए कि उस तरीके के हुलिया का या इस तरीके के चेहरे मोहरे का बंदा आया था इस कुरियर को भेजने के लिए। तो इसने 400 रुपये दिए, और 400 रुपये देने के बाद इसने कुरियर जो था वो सोमेशेखर के घर का जो पता था वहाँ पे भेज दिया। उसके बाद ये कुरियर जो था वो 20 तारीख को ही पहुँच गया था। 18 तारीख को उसकी शादी थी, और पुंजीलाल ने जिस दिन ये कुरियर भेजा था उस दिन इसने अपना कॉलेज अटेंड किया था। उस दिन भी ये एब्सेंट नहीं था कॉलेज से, इस वजह से ताकि किसी को शक ना हो। कॉलेज अटेंड करने के बाद ये रायपुर गया, और फिर रायपुर में कुरियर करने के बाद ये रातों रात रायपुर से वापस आ गया, और उसके बाद फिर इसने अगले दिन जो कॉलेज था उसको अटेंड किया। इस तरीके की जो मेटिकुलस प्लानिंग थी वो इसने करी थी। तो 20 तारीख को ये कुरियर पहुंच गया था, और 20 तारीख को ये डिलीवरी करने गया था कुरियर बॉय, लेकिन देखा वहाँ पे रिसेप्शन चल रहा था सोमेशेखर और रीमा का, तो ये कुरियर बॉय वापस आ गया। और 23 तारीख को आखिरकार ये जो कुरियर बॉय था ये कुरियर को लेके सोमेशेखर के घर पे पहुंचा, और जैसे ही सोमेशेखर ने कुरियर खोला वैसे ही धमाका हो गया। इसमें सोमेशेखर 26 साल का लड़का था, केवल बेंगलोर में अच्छा फ्यूचर, अच्छी कंपनी में काम करता था, मेहनत करी थी काफ़ी वहाँ तक पहुँचने के लिए, और उसकी जो दादी थी वो दोनों की मौत हो गई। जो लड़की रीमा 22 साल उसकी उम्र है, उसने जब सोमेशेखर की मौत हो गई तो उसके बाद इसने बोला, रीमा ने बोला जब उसके घर वाले आए उसको लेने की, मैं अब यहाँ से जाऊँगी नहीं, क्योंकि सोम्या जो उसका पति था वो तो चला गया, लेकिन उनका बेटा चला गया, लेकिन अब मैं बतौर बेटी इस परिवार के साथ रहूँगी, और जब तक हो सकेगा मैं इनकी सेवा करूँगी। तो अभी भी इस मामले में जो पुंजीलाल है वो तो गिरफ्तार हो गया, जो रीमा है वो साहू परिवार के साथ भी साथ ही रहती है अब। तो बड़ा दुखद ये वारदात थी, और इसमें जो करने वाला था उसने कितनी प्लानिंग करी, कितना अपने आप को बचाने की कोशिश करी, मतलब जितना भी हो सकता था उसने किया अपनी तरफ से कि कोई ट्रेस ना मिले, कोई ट्रेस ना मिले। लेकिन हम लोग बार बार कहते हैं कि जुर्म आप कितनी भी स्मार्टनेस से कर लीजिए, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपका बचना मुश्किल क्या नामुमकिन है, क्योंकि आप एक बार अगर गुनाह कर लेंगे तो फिर गुनाह ही आपका पीछा करेगा, और उस गुनाह से बचने के लिए आप कोई ना कोई ऐसी गलती कर दोगे जिससे आपका पर्दाफाश हो जाएगा। जैसे इस मामले में पुंजीलाल ने जो लेटर भेजा था पुलिस के पास कि
रायपुर की एक लड़की की वजह से मर्डर हो गया, और उसमें जो भाषा का इस्तेमाल किया था उसकी वजह से ये पूरा जो केस था डबल मर्डर का, पार्सल बॉम्ब का, वो खुल गया। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।